नमस्कार बच्चों। आज हम चैप्टर फर्स्ट का जो शेष पार्ट बचा हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे के कौन से भाग हैं जो भोजन के रूप में काम में लिए जाते हैं, इनकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। देखिए, पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल या काशी फल के फूलों को चावल की जो पिट्ठी होती है इसमें डुबोकर, चावल की पिट्ठी में डुबोकर वह तलकर पकोड़े बनाकर खाया होगा। इसका प्रयत्न कीजिए। देखिए, पत्ती के रूप में जैसे पालक की बात की जाए, पालक की क्या खाई जाती है, हरी सब्जी है, इसकी पत्ती काम में ली जाती है। और जो है आयरन का बहुत अच्छा स्रोत है पालक। अगर किसी को खून की कमी हो जाती है, तो डॉक्टर के पास जाते हो आप, डॉक्टर आपको आयरन की गोलियां देता है और काफ़ी सारा पैसा ले लेता है। तो उसका बहुत ही सरल और सुलभ उपाय है बच्चों, पालक। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे खून के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर जो मेटल पाया जाता है, जो धातु पाया जाता है, वो क्या है, आयरन, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोहा। ठीक है, तो लोहे की अगर पूर्ति हमारे शरीर में हो जाए तो उससे हमारे शरीर में खून की पूर्ति हो जाती है, खून की कमी नहीं होती। ठीक है, अब ऐसे नहीं है कि जाके लोहे का बुरा दाब खाने लग जाओ, उससे तो दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हो ना बात। तो उसकी पूर्ति कैसे होगी, आप पालक की सब्जी खाओ, खूब हरी सब्जी के रूप में आप पालक की सब्जी खाओ, बथुए की सब्जी खाओ। इनके अंदर भरपूर आयरन है और ये शरीर के अंदर कभी आयरन की कमी नहीं होने देगा। आयरन की कमी नहीं होगी तो आपको कभी भी खून की कमी नहीं होगी। तो पालक का कौन सा पार्ट भोज्य पदार्थ के रूप में खाया जाता है, पत्ती। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें जैसे कि मान लीजिए टमाटर है, तो टमाटर का कौन सा पार्ट खाया जाता है, टमाटर का जो फल होता है वो खाने योग्य होता है। खाने योग्य पार्ट कौन सा है, फल। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं गेहूं, तो गेहूं का क्या खाया जाता है, बीज। गेहूं का बीज होता है जिसको हम चक्की पे पिसा के उसका आटा बनवाकर चपाती बनाते हैं। धान या चावल, उसका भी क्या होता है, बीज होता है वो। इसी तरीके से अगर हम बात करें सरसों, जानते हो ना सरसों, तो देखो सरसों एक ऐसा पौधा है जिसकी हम पत्तियों की सब्जी बनाते हैं, जिसको कहा जाता है सरसों साग। क्या कहा जाता है, साग और सब्जी एक ही बात है। तो ये भी बहुत अच्छी हरी सब्जी होती है। दूसरा, सरसों के जो बीज होते हैं, क्या होते हैं, बीज, आप अच्छे से जानते हो। इन बीजों से क्या निकाला जाता है, इन बीजों से हम तेल निकालते हैं और तेल को खाद्य पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं। समझ गए। तो ये ऐसे पौधे हैं जिनके एक से अधिक भाग भोज्य पदार्थ के रूप में काम में लिए जाते हैं। गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं का बीज काम में आता है। गेहूं का जो पौधा है वो भूसे के रूप में काम में आता है, जिसको पशु खाते हैं। समझ गए ना। इसी तरीके से अगर हम केले की बात करें तो केले का जो फल होता है, उस केले के फल को हम लोग खाते हैं, और केले के जो पत्ते होते हैं उनको जानवरों को खिला दिया जाता है, पशुओं को खिला दिया जाता है, तो वो चारे के रूप में काम में आ जाता है। इस तरीके से पौधे होते हैं, पौधे के कौन से भाग को खाया जाता है, आप उन पौधों को देखें और एक दूसरे से चर्चा करें, घर वालों से चर्चा करें, पड़ोसियों से चर्चा करें, मित्रों से चर्चा करें, और पौधे के कितने भागों को हम भोज्य पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं इसकी एक स्टडी करके एक टेबल आप तैयार करें, कोशिश करें अपनी नोटबुक में बनाने की। आगे देखिए, बात करते हैं हम। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जैसे अभी सरसों की बात करी थी अपन ने। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। हम इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? तो आप आराम से चर्चा करो, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, घर वालों के साथ। देखिए, ये एक पौधे का डायग्राम आपको बताया गया है सरसों के पौधे का। ये ज़मीन के नीचे आपको जड़ें बताई गई है। ये जो जड़ है
जहाँ से ज़मीन के नीचे जस्ट निकलती है उस जड़ को हम कहते हैं प्राथमिक जड़ या प्राथमिक मूल। इस प्राथमिक मूल के अतिरिक्त जितनी भी जड़ें होती है, जैसे साइड में निकल रही है, ये द्वितीयक मूल कहलाती है। ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा? मूल तंत्र कहलाता है। ये पिछली क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो। फिर इसके बाद में देखिए, जहाँ पर दो शाखाएं निकलती है वहाँ पर एक बड़ होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कलिका बोलते हैं। ठीक है, इस पार्ट को इंटरनोड कहा जाता है। जहाँ से पत्ती निकलती है उसे नोड कहा जाता है। पत्ती निकल रही है ना, ये वाला पार्ट पत्ती, जैसे ये वाला पार्ट है पत्ती, तो ये क्या हो गया? ये नोड हो गया। यहाँ पे पत्ती आप जानते हो अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, ये बीच वाला जो पार्ट होता है वो पूरा का पूरा तना कहलाता है। ये तना है इसका, ये क्या है? ये तना है। इसके बाद में ये यहाँ पे सरसों की फली लगी हुई है जिसको आप क्या बोलोगे? फल। और ये पुष्प लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक पौधे का प्रारूपिक डायग्राम है जो आपको दिखाया गया है। वैसे आप जानते हो अच्छे से, पिछली क्लास में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। देखते भी हो आप, जानते भी हो, ये तो एक सामान्य सी बात है। आगे देखिए, बात करते हैं अपन। देखिए, सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। देखिए, सारणी 1.3 में आपको क्या करना है? ये है सारणी 1.3। इसमें 1.2 दिखा रखा है, लेकिन आप इसको 1.3 कर लें। और ये जो है ना, ये सामग्री, ये कच्ची सामग्री, इस कच्ची सामग्री का पता लगाना है कि ये पौधे की कौन से भाग से आपको प्राप्त होती है। जैसे चावल है, चावल तो क्या है? बीज है उसका। उड़द की दाल है, ये भी बीज है। ये नमक जल तो पौधे से प्राप्त होता है नहीं अपने को। इसके बाद में चिकन जंतु से प्राप्त होता है। मसाला, जैसे जीरा है मान लीजिए, तो जीरा क्या है? जीरे का बीज। इसी तरीके से तेल, तेल किससे प्राप्त हो रहा है? तेल पौधे के बीज से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता लगाएं कि कौन सी सामग्री कहाँ से प्राप्त है। और ये जैसे मान लीजिए चीनी है, तो चीनी कहाँ से प्राप्त हो रही है? गन्ने के पौधे से प्राप्त हो रही है। गन्ने के तने से चीनी प्राप्त होती है। तो इस तरीके से आपको इस टेबल को रीड करना और आपको जो सारणी 1.4 है उसको भरना है। जैसे कि बात करें अपन, बैंगन का भरता बनाना है। मान लो आपको बैंगन का भरता बनाने के लिए आपको बैंगन चाहिए। अब ये बैंगन क्या है? बैंगन कौन सा पार्ट है पौधे का? फल। पौधे का फल ही तो है। इसी तरीके से मिर्च मसाले जो आप उस भरते में डालोगे वो भी किससे प्राप्त होंगे? फल से प्राप्त होंगे। तेल जो है, तेल किससे प्राप्त होगा? बीज से प्राप्त होगा। अब वो तेल चाहे आप सरसों का लो, चाहे मूंगफली का लो, चाहे सोयाबीन का लो, वो उसके बीज से निकाला जाएगा। तो इस तरीके से आप इस टेबल को क्या करें? पूरी कर लें। फिर देखिए, आगे चर्चा करते हैं अपन। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब आप क्या बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? बिल्कुल आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। बीज आपके क्या हो जाएंगे? अंकुरित हो जाएंगे। उनके अंदर छोटी छोटी सफ़ेद संरचना आपको धागे के समान निकलती हुई नज़र आएगी। देखिए, आपको नीचे दिखाया भी गया है। ये देखिए, अंकुरित मूंग है। और इस अंकुरित मूंगों के अंदर प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। किसकी मात्रा होती है? प्रोटीन की मात्रा। तो छोटे बच्चों के लिए, जो अभी ग्रोइंग बच्चे हैं, अभी जो वृद्धि कर रहे हैं या विकसित हो रहे हैं, मान लीजिए जिनकी शरीर की संरचना अभी डेवलप हो रही है या विकास करते हुए बच्चे हैं, उनको प्रोटीन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आजकल तो लोग क्या करते हैं कि जिम में जाते हैं और कई सप्लीमेंट्स ले लेते हैं। वो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। बॉडी की जो अंदर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उनको डिस्टर्ब कर देते हैं और वो आगे जाके परेशान होते रहते हैं। तो प्रोटीन का, उन सप्लीमेंट्स की बजाय प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ये अंकुरित अनाज है। इसमें आप थोड़े चने डाल लें, थोड़ा सोयाबीन डाल लें, मूंग डाल लें, मोठ डाल लें। जितनी भी दालें होती हैं ना, जो भी आपको मार्केट में अवेलेबल है, थोड़ी मात्रा में एक गिलास के अंदर सब डाल लें। सबको भिगो दो पानी के अंदर। पानी में भिगोने के बाद उस पानी को आप एक दिन पहले भिगो, दूसरे दिन पानी को निकाल के फेंक दो और इन बीजों को धो करके साफ़ पानी से आप उसी गिलास के अंदर डालकर छोड़ दो।
कुछ समय बाद इन बीजों में अंकुरण होगा। तो अंकुरित होते हुए बीजों में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। आपके शरीर को जितनी रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो पूरी की पूरी इनसे मिल जाएगी। तो देखिए, बीज से बाहर निकल आती है, यदि हाँ तो बीज क्या हो गया, अंकुरित हो गया। यदि नहीं, अगर मान लीजिए आपने भिगोया और उसके अंदर किसी तरीके की कोई संरचना या कोई सफ़ेद धागे के समान संरचना आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो आप क्या करें, उन बीजों को पानी से धोएं एक बार फिर से, उन पानी को निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए फिर से उन्हें छोड़ दें। तो ऐसा करने से निश्चित रूप से वो बीज क्या हो जाएंगे, अब अंकुरित हो जाएंगे और उनसे बाहर एक सफ़ेद धागे के समान संरचना बाहर निकलेगी। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं, ये उबाले भी जा सकते हैं। इनसे कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार भी तैयार किया जा सकता है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से यूज करते हैं। आप चाहो तो सीधे भी काम में ले सकते हो, आप चाहो तो उनमें कुछ मसाले मिलाकर उनको अच्छे से तल करके चटपटा बना करके भी आप उनको क्या कर सकते हो, खा सकते हो। देखिए, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? शहद मधुमक्खी के छत्ते से हम प्राप्त करते हैं, अच्छे से जानते हो आप लोग। लेकिन मधुमक्खी उस शहद को बनाती कैसे है? इसके लिए मधुमक्खी क्या करती है बच्चों, फूलों के ऊपर बैठती है। आप लोगों ने देखा होगा, फूलों के ऊपर मधुमक्खियाँ मंडराती रहती है। तो वो फूलों से मकरंद चूसती है, उस मकरंद को चूस कर वो क्या करती है, उस मकरंद को चूस कर वो छत्ते के अंदर इकट्ठा करती रहती है। ठीक है। अब देखिए, फूल जो होते हैं एक सीजन पे ही डेवलप होते हैं। एक सीज़न होता है, एक ऋतु होती है जब सर्वाधिक मात्रा में फूल होते हैं। उस समय मधुमक्खियाँ खेतों में या जो है आपका बगीचा होता है उसके अंदर जाती है और काफ़ी सारी मधुमक्खियाँ फूलों के ऊपर बैठती रहती है, मकरंद चूसती रहती है और वो मकरंद को ला के अपने छत्ते में इकट्ठा करती रहती है और फिर वर्ष भर उस मकरंद से वो क्या करती है, शहद का निर्माण करती रहती है। तो देखिए, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है, यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन भिनाया करती है? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है। अतः मधुमक्खियाँ क्या करती है, इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन को शहद के रूप में उपयोग करते हैं। शहद भी खूब काम में लिया जाता है, दवाइयों के काम में भी लिया जाता है, कॉस्मेटिक में भी काम में लिया जाता है और देखिए अच्छा भी लगता है, तो स्वादिष्ट होता है। तो शहद भी भोज्य पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है। अब देखिए, जंतु क्या खाते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हैं? सबके घरों में कुत्ता तो करीब करीब होता ही है और आप लोग ये भी जानते हो कि कुत्ता क्या खाता है। बिल्ली भी आप लोगों ने देखी होगी, गाय भैंस से भी आप लोग परिचित हो और ये भी जानते हो कि ये जो जानवर है वो क्या खाता है। फिर आपको इसकी जानकारी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, ये जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? कीट का तो आपने नहीं देखा होगा, बट कबूतर को देखा होगा, दाना चुगता रहता है। छिपकली को भी देखा होगा, अपने घरों के अंदर खूब छिपकली होती है जो कि कीड़े मकोड़ों को खाती रहती है। गिलहरी को देखा होगा, वो मिट्टी के अंदर से दाना ढूंढ ढूंढ के, गिलहरी इतनी शातिर होती है, शातिर तो नहीं खैर, बहुत ही मासूम होती है वैसे गिलहरी, बट ये खुशबू से दाना निकाल लेती है, मिट्टी में से दाना निकाल के खा जाती है। किसान जब बुआई करता है तो मिट्टी में जब वो बीज डाल के आता है, खेत में बीज डाल के आता है, तो गिलहरी उस बीज को निकाल कर खा जाती है, उसको खुशबू आती है बीज की। देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं अपन सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, सारणी 1.5 की चर्चा कर लेता हूँ। हमें दिया गया है एक तरफ जीव का नाम, दूसरी तरफ दिया गया है खाए जाने वाला भोजन। देखिए, भैंस क्या खाती है, घास खाती है, खड़ी खाती है, भूसा खाती है, अनाज पत्ती सब खा जाती है। बिल्ली आप जानते हो छोटे जंतुओं को खा जाती है, चूहे को मार के खा जाती है, अगर कोई कबूतर उसकी पकड़ में आ जाए तो उसको खा जाती है, दूध पी जाती है, रोटी भी खा जाती है बिल्ली। चूहा दाने को कुतर कुतर के खा जाता है, अनाज को खा जाता है, कपड़ों को कुतर देता है। ठीक है। शेर आप लोग जानते हो, शेर जो है दूसरे जानवरों को, दूसरे जंतुओं को खाता है। बाघ जो है, बाघ
बाघ क्या करता है, बाघ भी दूसरे जंतुओं को खाता है। मकड़ी जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं उनको पकड़ के खा जाती है। छिपकली आप लोग जानते हो कीड़े मकोड़ों को खाती है। गाय जैसे भैंस खाती है उसी तरीके से गाय खाती है, घास खली भूसा अनाज पत्ती सब खा जाती है। मनुष्य शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। देखिए मनुष्य जो है पेड़ पौधों से प्राप्त भोज्य पदार्थ भी खाता है और दूसरे जंतुओं को भी मीट के रूप में सेवन करता है। इसके बाद में देखिए कौवा जो होता है, कौवा सर्वाहारी के अंतर्गत आता है, यानी कि कौवा मांसाहारी भी होता है और शाकाहारी भी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इधर है आप देखिए फिर सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। जो केवल अपना आहार पौधों से प्राप्त करते हैं ऐसे जंतु क्या कहलाएंगे, ऐसे जंतु आपके शाकाहारी कहलाएंगे। यहाँ कुछ ऐसे जंतु भी हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को हम मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु ऐसा है जो दूसरे जंतु को खा रहा है उसको हम क्या कहेंगे, मांसाहारी कहेंगे। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों होते हैं? जैसे मैंने अभी बात करी थी कि जो कौवा होता है वो सर्वाहारी होता है, मनुष्य जो है सर्वाहारी होता है, ठीक है, बिल्ली है सर्वाहारी होती है, कुत्ता है सर्वाहारी होता है, ठीक है। तो इन्हें हम क्या करते हैं, तीसरे वर्ग में रखते हैं जिसे सर्वाहारी जंतु कहा जाता है। अब सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में इनको लिखिए। तो नीचे जो सारणी दी गई है उसमें आप इनको कैटेगराइज कर लें। जैसे कि गाय है शाकाहारी में, भैंस आपकी शाकाहारी में आएगी, बकरी शाकाहारी में आएगी, शेर मांसाहारी हो गया, बाघ मांसाहारी हो गया, समझ गए, कौवा सर्वाहारी है, बिल्ली सर्वाहारी है। इसी तरीके से आपकी जो है क्या कहना चाहिए, कुत्ता सर्वाहारी में आ जाएगा, मनुष्य सर्वाहारी में आ जाएगा। इधर शेर बाघ के अलावा अगर आप चाहें तो छिपकली आपकी मांसाहारी हो जाएगी, दूसरे जीवों को खाती है। मकड़ी भी आपकी मांसाहारी के अंतर्गत आ जाएगी। इस तरीके से आप इस टेबल को क्या करें, कंप्लीट कर लें। हम जानते हैं कि हमें से बहुत से लोग हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किए जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा बल्कि हमें ऐसे उपाय भी खोजने चाहिए जिनसे ये सुनिश्चित हो सके कि ये भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। तो देखिए बच्चों, इसके लिए हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें तो आजकल देखिए खेती किसानी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। लोग खेती को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं क्योंकि खेती आजकल महंगी पड़ने लग गई। लेकिन फिर भी अगर हम खेती को बढ़ावा दें, खेती में तकनीकी का उपयोग करें, टेक्नोलॉजी से हम खेती करें तो खेती से हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं और अपनी जो आजीविका है उसको भी बढ़ा सकते हैं। साथ ही जो उत्पादन है उसको बढ़ाने से देश में अनाज की अच्छी पूर्ति कर सकते हैं। अनाज की जो किल्लत हो जाती है उस किल्लत को हम दूर कर सकते हैं। तो किसानों को अगर हम अच्छी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, उन्हें अच्छे अच्छे नवाचारों से अवगत कराएं, समय समय पर कैंप लगाए जाए सरकार की तरफ से, तो इस संकट से उभरा जा सकता है। दूसरा, हमारे स्तर पर अगर हम कुछ कर सकते हैं इस बारे में तो वो ये है कि हमें भोजन को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही भोजन लेना चाहिए। लोग प्लेटें भर भर के फेंक देते हैं तो वो भोजन वेस्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए उस भोजन को बचाया जाए और किसी ज़रूरतमंद को वो भोजन दिया जाए तो काफ़ी हद तक इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। खैर देखिए, आगे चलते हैं अपन। चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। आगे हम बात करते हैं इसके सारांश की। देखिए सारांश में अगर हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो दिया गया, भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता होती है। अब कैसे होती है, जैसे कि साउथ इंडिया में चले जाओ तो उधर क्या होता है, चावल और मछली को पसंद किया जाता है। बिहार साइड में चले जाओ चावल और मछली को ज़्यादा पसंद किया जाता है। अपने यहाँ राजस्थान के अंदर हम क्या करते हैं, चपाती और सब्ज़ी ज़्यादा खाते हैं। अगर राजस्थान में भी अगर आप चले जाओ, इधर कहना चाहिए पश्चिमी राजस्थान में, रेगिस्तानी प्रदेश में, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इस साइड में ज़्यादातर बाजरा खाया जाता है। समझ गए। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अगर आप घूमोगे
तो आपको भोजन में विविधता देखने को मिलेगी। हमारे भोजन में के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, और जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से आपका चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स का मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें क्वेश्चन आंसर्स आपको मैं करवा दूँगा। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।